हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक तिवारी और आज एक खूबसूरत जो पॉडकास्ट की सीरीज साहित्य 24 में हम लेकर आ रहे हैं। इसमें हमारे साथ हैं लुधियाना से डॉक्टर पूनम बालाजी। डॉक्टर पूनम बालाजी एक शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद होने के साथ साथ आप शिक्षिका हैं, शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ आप एक बेहतरीन कवित्री हैं और क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं पुस्तकों पे, यानी कि आप पुस्तकों की समीक्षक भी हैं। लगभग 50 से ज्यादा पुस्तकों पे आप समीक्षा कर चुकी हैं और उन पेपर्स को आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग प्रोग्राम्स में, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे पढ़ा भी है। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्ते सर। मैम, बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना कीमती समय साहित्य 24 के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए निकाला है। तो मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि शिक्षण के क्षेत्र में आपकी रुचि कब उत्पन्न हुई? शिक्षण के क्षेत्र में मेरी रुचि उत्पन्न हुई जब मेरी आयु 40 वर्ष की थी। क्यों उत्पन्न हुई? अपने बच्चों को देखकर। मैंने स्नातक तक की शिक्षा ली और उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी और मेरा जो पढ़ाई का सपना था वो अधूरा ही रह गया। तो जब मेरे बच्चे बड़े हुए, कॉलेज जाने लगे, तो फिर मेरा वो सपना दोबारा जागृत हुआ और मैंने दोबारा पढ़ाई के क्षेत्र में कदम रखा। 40 की उम्र में मैंने बीएड में दाखिला लिया, बीएड की, फिर सपनों को पंख लगे, फिर एमएड की और एमएड के बाद एमए हिंदी की। एमए हिंदी के बाद मुझे उसी कॉलेज में जहाँ से मैंने बीएड की थी, वहाँ अध्यापन का मौका मिला और साथ साथ मैंने अध्यापन का कार्य किया और साथ साथ मैंने पीएचडी हिंदी में की। धीरे धीरे सपनों को पंख लगे, साहित्य की तरफ रुझान हुआ, कविताएं लिखनी शुरू की, फिर पुस्तक पढ़ने शुरू की और पुस्तकों की समीक्षा करनी शुरू की। आज लुधियाना के लगभग प्रत्येक साहित्य के क्षेत्र में जितने भी वहाँ सदन हैं, उनमें मैं पुस्तकों की समीक्षा के लिए जाती हूँ। क्या बात है मैम। और दोस्तों देखिए, सबसे जरूरी बात ये होती है कि माता पिता बच्चों को इंस्पायर करते हैं, बच्चों के रोल मॉडल माता पिता होते हैं। पर ये जो सृष्टि है वो ऐसी अद्भुत कहानियों से भरी हुई है जहाँ पर माता पिता बच्चों से इंस्पायर हो रहे हैं और एक माँ अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी जिजीविषा उत्कंठा को देखकर पुनः शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को सक्रिय करती हैं और उसके बाद वो शिक्षा के क्षेत्र में नए ऊंचाइयों को छूती हैं। मैम, जाहिर सी बात है कि उससे पहले आप घर संभाल रही होंगी, अपने हाँ बच्चों को पढ़ा रही होंगी, हाँ उनको जी, देख रही होंगी, संभाल रही होंगी। हाँ जी। और वहां से जो एक स्त्री जिसका नाम पूनम बाला है, वो मेहनत करती है, पढ़ाई करती है और आज डॉक्टर पूनम बाला वो बन जाती है। तो ये जो डॉक्टर पूनम बाला बनने का जो सफर है और उसके बाद की अनुभूति है, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि आपको कैसा लगता है अब जब लोग आपको डॉक्टर पूनम बाला बुलाते हैं और आपके जो बच्चे हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनका क्या रिएक्शन होता सच्ची बताऊं सर, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी ना, तो मार्ग में बहुत चुनौतियां आई थी। हर किसी ने कहा था कि अब इस उम्र में क्यों थैला उठाकर पढ़ने के लिए जा रही हो, क्यों पुस्तकों का बोझ उठा रही हो। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा मैं अपने घर का भी सारा कर्तव्य का पालन पोषण करूंगी, बच्चों का पालन पोषण करूंगी। बस जो मेरा अपना समय है ना, वो मैं पढ़ाई को देना चाहती हूँ और इधर उधर नहीं वेस्ट करना चाहती। बस धीरे धीरे करते करते जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी, फिर इस मुकाम तक पहुंची, तो आज वही लोग हैं जो झुककर मुझे कहते हैं कि सच में हमारा भी दिल करता है कि हम भी कुछ बन जाते, हम भी कुछ करते जिंदगी में जैसे आपने किया। तो बड़ी खुशी महसूस होती है। घर के लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत सहयोग देते हैं। मेरे वृद्ध सासू माँ हैं, वो बड़े फख्र से सबको बताते हैं कि मेरी नूरानी कॉलेज पढ़ाती है। पंजाबी में बात कर रही हूँ। तो ऐसे कई हैं वाकया, लेकिन जो चुनौतियां आई मेरे समक्ष, वो तो मैं ही जानती हूँ। और उन चुनौतियों का सामना करना भी चाहिए, तभी अगर कोई मंजिल मिलती है तो वो अच्छी भी लगती है। है? उससे बिल्कुल क्या है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप वो जो चुनौतियां हैं जिनसे आप दो चार हुई वाबस्तगी जो हुई उन चुनौतियों से, हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि क्या चुनौतियां थी, कैसी चुनौतियां थी। क्योंकि यू नेवर नो whom you are inspiring। क्या पता दुनिया में कौन आपको देखकर इंस्पायर हो रहा हो। हालांकि आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, पर यू नेवर नो कि आगे एक बहुत सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो ये दुनिया भी बहुत बड़ी है और जब ये पॉडकास्ट दुनिया तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। तो हम ये चाहेंगे वो जो चुनौतियां हैं वो कैसी चुनौतियां थी? चुनौतियां ये थी सर कि सुबह की शुरुआत ही जब होती थी ना, तो डर से होती थी कि सारा काम कैसे होगा। घर का काम भी है। मेरा बेटा तब 10वीं क्लास में था जब मैंने पढ़ाई शुरू की और बेटी कॉलेज जाती थी। तो वो तो दिल्ली में आ गई थी पढ़ने के लिए। लेकिन बेटे का भी सारा नाश्ता
और दोपहर का भोजन, रात के भोजन तक का इंतजाम करना, फिर पति का सारा देखना और घर का देखना। ये सारा करने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी। 4 बजे भी क्या, 2 बजे ही समझो, 2 बजे से 4 बजे तक तो मैं अपना होमवर्क करती थी, जो बीएड में मुझे मिलता था। फिर 4 बजे से अपना रसोई का, घर का सारा कार्य करके 8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती थी। और आप कभी भी कॉलेज से पूछ सकते हो कि पूरी रेगुलरिटी से। आज मैं देखती हूँ कि बच्चे रेगुलर नहीं जाते प्रशिक्षण के लिए, लेकिन हमें पूरी रेगुलरिटी के साथ सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में रहना पड़ता था। कॉलेज का सारा पढ़ाई का काम करना पड़ता था। फिर घर आके आप सोच ही सकते हो, सुबह से उठ के जाना और फिर आके फिर घर का देखना और फिर पढ़ाई भी करनी और साथ साथ सामाजिक दायित्व भी निभाना। घर गृहस्थी में कहीं आना जाना, कहीं सामाजिक नातेदारी में, तो कई बार कुछ नाराजगियां भी आई कि तुम आती नहीं हो, तुम मिलती नहीं हो। तो मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ ही था। मैंने अच्छे से पढ़ाई की, बीएड की और एमएड में मैंने कॉलेज में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मेरे सपनों को ज्यादा पंख लगे। मैंने कहा नहीं, अब नहीं रुकना, अब अगर शुरुआत कर दी है तो अब कुछ ना कुछ करके दिखाना है। फिर मैंने अपने सर से बात की तो वो कहते हैं आप स्नातकोत्तर करो, अभी तक स्नातक है। ये भी बात बताना चाहूंगी कि जब मैंने स्नातक तक की परीक्षा पूरी कर ली थी, तो मैंने इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया था। लेकिन 1 साल पूरा हुआ तो शादी हो गई। तो उसके दूसरे साल के जब मैंने पेपर दिए तो मेरी बिटिया होने वाली थी, इसलिए वो क्लियर नहीं हुए थे पेपर। और फिर 25 साल के बाद मैंने वो पेपर भी दिए और वो एमए अर्थशास्त्र भी अपना पूरा किया। फिर उसके बाद मैंने एमए हिंदी किया। एमए हिंदी में मेरा कॉलेज में डिस्टिंक्शन थी, पहला स्थान था सारे सेमेस्टर में। बस लगन थी कि अब आई हूँ तो कुछ करूंगी। इतनी मुश्किल से समय निकाल कर कुछ कर रही हूँ तो अब कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है। क्योंकि एक बार मेरी बेटी को एक प्राइज मिला था तो उसमें ना एक शील्ड मिली थी, उस पे लिखा हुआ था हे भारत माता मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। वो मेरे दिमाग में पंक्ति अंकित हो गई कि नहीं, हे भारत माता मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। बस फिर करते करते ऐसे ही बच्चों ने बहुत साथ दिया मेरा, बेटी ने साथ दिया। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरी बेटी की शादी हो गई। शादी हुई तो दामाद जी और बेटी ने बहुत मानसिक सपोर्ट दिया मुझे। क्या काम, मतलब जो मैं कहूँ कि उन्होंने मना कभी भी नहीं किया। फिर करते करते मेरा छोटा सा दोता भी हुआ पीएचडी के दौरान। और जब मैंने 2024 में पीएचडी की उपाधि ली तो वो मैंने अपने दोते को दी कि आज तेरी नानी डॉक्टर बन गई है। तो बहुत ही अच्छा लगा, सारा परिवार सहायता मतलब पढ़ाई में मेरा साथ देता रहा। तो बाकी ये है कि शुरुआत करनी बड़ी मुश्किल और फिर बीच में छोड़ना नहीं। कुछ भी काम अगर शुरू किया ना तो फेडअप होके कहीं छोड़ देते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, अब छोड़ना नहीं है, पीएचडी की है शुरू तो मैं पूरी करूंगी। जिस दिन डिग्री मिली थी उस दिन मेरे मेरे से ज्यादा शायद मेरे परिवार वाले खुश थे। कोर्स वर्क भी आपका बड़ा अद्भुत है, जो आपने जो कोर्स वर्क किया है वो सिख पंथ के जो तीसरे गुरु जी हैं, हाँ जी, श्री अमरदास जी महाराज, हाँ जी, उनकी वाणी में मानवीय सरोकार है। हाँ जी। तो ये जो टॉपिक है ये आपने चूज किया या आपके जो गाइड थे उन्होंने आपको दिया, या यूनिवर्सिटी ने? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सिखिज्म के बारे में लोगों को पता तो है, पर सिर्फ उन्हीं को पता है जो या तो सिखिज्म से पढ़ाई कर रहे हैं या सिख हैं, या जो शायद उसके बारे में जानना चाहते हैं। और इस पॉडकास्ट का जो एक सामाजिक सरोकार है वो ये भी है कि ये पॉडकास्ट जब दुनिया में जाए तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो तीसरे गुरु जी हैं श्री अमरदास जी, वो कौन थे, वो कैसे गुरु बने, और उनकी वाणी में जो मानवीय सरोकार है वो क्या है। तो आप इस पर भी प्रकाश डालें। इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो मेरे बचपन से ही हो गई थी। मैं लुधियाना में ही जन्म लिया, लुधियाना में ही बड़ी हुई, पली और लुधियाना में ही मेरी शादी हुई। तो बेसिकली आज 55 साल की उम्र तक मैं लुधियाना में ही रही हूँ और आसपास जो गुरुद्वारे हैं, जो वातावरण है, उसका मेरे पे काफी असर हुआ। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, मेरे मदर हैं जो मेरे माता जी हैं, अमृत कौर, वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो बचपन से हमें गुरुद्वारे ही लेके जाते थे। हमारे आसपास घर के जितने भी जो गुरुद्वारे थे, तो मेरे माताजी हमें मंदिरों में कम गुरुद्वारों में ज्यादा लेकर जाते थे। तो वो वाणी सुनते 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 मन पे वो, कई बार तो वाणी वाणी कंठस्थ भी हो गई थी, याद भी हो गई थी बचपन से ही। तो लेकिन जो मेरी शिक्षा हुई वो हिंदी माध्यम स्कूल से हुई। तो हिंदी माध्यम स्कूल से होने के कारण आप समझ सकते हो कि हिंदी भाषा पर एक मेरी पकड़ मजबूत हो गई और हिंदी पे मेरा अधिकार हो गया। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जैसे आपको बताया, मैंने जब पीएचडी के लिए सोचा,
एमए हिंदी तक भी मैंने अपने रुचि के अनुसार ही हिंदी में एमए की। जब मैंने पीएचडी के बारे में सोचा ना, तो वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि आज समाज में मानवीय मूल्यों की बहुत कमी है। आज आप देख रहे हो नई शिक्षा नीति जो है 2020, उसमें भी इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मैंने भी अपने आसपास देखा कि आज जो नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसको मूल्यों की शिक्षा दी जानी बहुत जरूरी है। एमएड में भी मैंने जो डिसर्टेशन किया था वो श्रीमद् भागवत गीता पे किया था। तो मैं शुरू से ही मूल्यों की समर्थक रही हूँ। तो मेरा यही मन था कि मैं मानवीय मूल्यों में कुछ करूँ। तो जब मेरे गाइड थे, उन्होंने जब मेरे से पूछा तो मैंने कहा हाँ, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है और मुझे बानी सुनना, बानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ऐसे कई विषय निकल कर आए और अंत में ये विषय निकला कि जो गुरु अमरदास जी हैं, तीसरे नानक कहे जाते हैं सिख पंथ के, उनकी बानी में जो मानवीय सरोकार है, उस पे हिंदी भाषा में कोई काम नहीं है पूरे पंजाब में। तो मुझे सर ने पूछा कि तुम ये कर लोगी, तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करके पूरी उनकी बानी में से मानवीय सरोकार पर काम करना होगा। मैंने कहा सर, इससे बढ़कर तो मेरा भाग्य ही क्या होगा कि अगर मैं गुरु अमरदास जी की बानी पढ़कर उसमें से मानवीय सरोकार पर काम करने का मौका मिला, और वो भी मेरी जो पसंदीदा भाषा है हिंदी भाषा में। और फिर ऐसे करते करते ये विषय फिक्स हुआ कि मैं हिंदी भाषा में करूंगी गुरु ग्रंथ साहिब की, गुरु अमरदास जी की बानी में से मानवीय सरोकारों पे, ताकि समाज को कोई संदेश मिल सके, समाज में हम मानवीय मूल्यों को, मानवीय सरोकारों को बढ़ावा दे सके, कोई छोटा सा प्रयास कर सके। मैम, जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब को अभी तक नहीं पढ़ा, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कितने अध्याय हैं, और जैसा साहित्य थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, तो उसके अनुसार जो मुझे प्राप्त हुआ, जो जानकारी मिली मुझे, वो ये था कि जो गुरुओं की वाणी है उसमें जो सभी जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों का वर्णन है, मानवीय मूल्यों का वर्णन है, कौन से कार्य, कौन से कृत्य मानव को करने चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, उसे बड़े ही सीधे सरल तरीके से गुरुओं ने मानव समुदाय के लिए और एक सामान्य मानवीय की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए दिया है। मैं चाहूंगा थोड़ा आप उस पर भी प्रकाश डालें। आप सच कह रहे हैं सर, हमारा भारत इतना विशाल है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता, यहाँ रामायण, यहाँ विवेकानंद जी के ग्रंथ, सभी मानवीय मूल्यों से भरे हुए हैं। लेकिन अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, तो जो सिख गुरु परंपरा है वो गुरु नानक देव जी ने शुरू की, और गुरु नानक देव जी के बाद इस सिख परंपरा में 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं के बाद इस गुरु ग्रंथ साहिब में 36 और महापुरुषों की बानी भी है, जिसमें कबीर जी हैं, जिसमें नामदेव जी हैं, रैदास जी हैं। तो देखिए इतने महापुरुषों के साथ, और जो गुरुओं की वाणी है वो महिला 1, महिला 2 ऐसे महिला के अंतर्गत इसमें संकलित है। जो गुरु अमरदास जी हैं वो तीसरे नानक हुए। इनके विषय में भी बहुत ही मन को छू गई जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया। और आप एक बात मेरे दिमाग में अब आ रही है कि मेरे को 6 साल लगे पीएचडी करने के लिए, और पूरा 1 डेढ़ साल मैंने सिर्फ और सिर्फ इनका जीवन ही पढ़ने में लगा दिया। इतना मतलब मन को अच्छा लगा इनको पढ़ के, बार 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 बार, और जो भी किताब मिलती थी, जो भी ग्रंथ मिलता था, वो सारा मैंने अच्छे से पढ़ा। 1 डेढ़ साल सिर्फ इनका जीवन पढ़ा। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। जो गुरु अमरदास जी हुए, वो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए। उनका परिवार हिंदू था। इनके पिता का नाम तेजभान भल्ला था, और वो कृषि का व्यवसाय करते थे। पूरे व्यवसायी थे ये, कृषि का काम करते थे, खेतीबाड़ी का, और खेती की चीजें भी बेचते थे। तो इनको खेतीबाड़ी की पूरी नॉलेज थी। ये 4 भाई थे, चारों भाइयों में ये सबसे बड़े थे, और अपने पिता के साथ व्यवसाय में जल्दी ही लिप्त हो गए थे। तो 40 साल की उम्र तक ये गृहस्थी का जीवन बिता रहे थे। गृहस्थी, इन्होंने शादी की। शादी के राम कौर इनकी पत्नी का नाम था। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हुए, बीबी दानी, बीबी निधानी, और 2 बेटे हुए, बाबा मोहन और बाबा मोहरी। भरा पूरा परिवार था, खुश परिवार था। और उस जमाने में हिंदू परिवारों में ये मान्यता थी कि कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ भगवान की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए। तो वो तीर्थ यात्राएं इन्होंने शुरू की 40-42 की उम्र में, और लगातार हर साल इन्होंने कहा कि मैं हरिद्वार जाऊंगा। और पैदल जाना, पैदल आना, समूहों में जाना, जत्थों में जाना, तब कोई इतना आने जाने का साधन विकसित नहीं था। तो ये 21 साल लगातार हरिद्वार हर साल
तीर्थ यात्रा पे जाते रहे इसी वजह से कि शायद इसी से ही हमारा कल्याण होगा, जैसे उस जमाने में इनके परिवार में बिलीव था, विश्वास था। 21वीं तीर्थ यात्रा कर रहे थे जब ये, तब इनकी आयु थी 62 वर्ष, 62 ईयर्स। तब तक देखिए इतना इनके परिवार में था कि परिवार भी पीछे से अच्छे से भरण पोषण हो रहा है, इनको आने जाने की सुविधा भी मिल रही है, ये दान पुण्य भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इनका परिवार था। तो 21वीं तीर्थ यात्रा में जब ये हरिद्वार से आ रहे थे तो इनके साथ एक ब्राह्मण हो लिया। वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी था, तो वो इनसे बड़ा प्रभावित हुआ और बातें करते करते इनके साथ इनके गांव तक ही आ गया। तो रास्ते में ये एक जगह पर रुके। ये दो घटनाएं हैं जो बहुत ही इनके जीवन में सीखी की तरफ मोड़ने वाला एक प्रभाव डालती हैं। एक रास्ते में एक धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके, वो दुर्गा ब्राह्मण की थी। तो उसने जब ये सो रहे थे, लेटे हुए थे, इनके पैरों के नीचे की रेखाएं देखकर उसने भविष्यवाणी कर दी कि ये तो आने वाले समय में बहुत बड़े पद के अधिकारी बनेंगे। बहुत इनका मतलब पाँव की रेखाएं बता रही हैं कि ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, हाँ खास व्यक्ति हैं। और दूसरा, इन्होंने जो ब्राह्मण इनके साथ इनसे प्रभावित होकर इनके घर आ गया, 2-4 दिन रहा, तो उसके बाद इन्होंने इनसे पूछा, गुरु अमरदास जी से उस ब्राह्मण ने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? ये कहते मेरे तो कोई गुरु नहीं है। उसने कहा आज तक ऐसा हुआ है कि बिना गुरु के कोई भवसागर से पार उतरेगा? तुम तो निगुरे हो। मैंने तो बहुत बड़ा एक पाप कर लिया जो निगुरे के घर का खाना खा लिया, निगुरे का साथ कर लिया, तो मैं तो जा रहा हूँ। इस बात से इन्हें बड़ा धक्का लगा कि मुझे कोई गुरु धारण करना ही है। 62 वर्ष की अवस्था तक कोई गुरु नहीं था, तीर्थ यात्रा कर रहे थे और समझ रहे थे दान पुण्य कर रहे हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति। अब इनके मन में लगन आ गई कि मैंने गुरु धारण करना ही है। गुरु धारण करने की जब लगन, कहते हैं ना कि जब आपके मन में कोई चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये भारत माता मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तो भगवान साथ देते हैं। तो इनके मन में जब ये आ गया कि मैंने अब एक गुरु धारण करना ही है, उसके बगैर मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा, मेरे को भगवान नहीं मिलेंगे, तो ये गुरु के लिए तड़पने लगे, दिन रात तड़पने लगे। और देखिए भगवान की कुदरत की इनके घर में ही, साथ वाले घर में इनका भाई रहता था और उसके बेटे की शादी नई नई हुई थी। किससे हुई थी? गुरु अंगद देव जी की बेटी से, बीबी अमरो से। गुरु अंगद देव जी की बेटी इनके भाई के घर बहू बनकर आई थी। और आप समझते हो कि उस जमाने में जब गुरु अमरदास जी गृहस्थी थे, मैं बताना भूल गई हूँ शायद कि 1489 में इनका जन्म हुआ था और ये 1500 के लगभग की बात है, 1540-50 के लगभग की, कि जब इनके मन में वो लगन पैदा हुई गुरु धारण करने की। तो ये सुबह एक बार अपने घर के आंगन में लेटे हुए थे, तो साथ वाले आंगन से इनको एक गुरुवाणी का शब्द सुनाई दिया, जो बीबी अमरो सुबह सुबह घर का काम करते हुए गा रही थी। वो शब्द था, करनी कागज मन मसवानी, बुरे भय दो लेख भय। कि हमारा मन ही एक ऐसा कागज है जिसमें बुरे और अच्छे दोनों विचार है। बहुत लंबा है ये। गुरु नानक, इन्होंने फिर उनको बुलाया, गुरु बीबी अमरो को, कि तू सुबह सुबह इतनी अच्छी क्या वाणी गाई कि मेरे मन को बड़ा सुकून मिला। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी गुरु अंगद देव जी हैं, वो गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठे हैं और जो मैं गा रही हूँ वो गुरु नानक देव जी की वाणी है। ये उन्होंने जब बताया तो इन्होंने उसी वक्त निर्णय कर लिया कि मुझे गुरु अंगद देव जी से मिलना है, मुझे आपके पिताजी से मिलना है। इन्होंने अपनी बहू को कहा, तो बहू को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अपने पिताजी से मुझे मिलवाने। गुरु अंगद देव जी गुरु अमरदास जी से 25 वर्ष छोटे थे और रिश्ते में क्या थे? समधी। और गुरु अमरदास जी ने वाणी के कारण उन्हें अपना गुरु बनाया, उनके स्थान पर जाकर उनके चरणों में गिरे। हालांकि वो मर्यादा का पालन करते हुए उठे कि आप मेरे से बड़े हो, मेरे समधी हो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं जिस काम से आपके पास आया हूँ, आप बड़े हो, आप गुरु गद्दी पर बैठे हो और मैंने आपको गुरु धारण कर। देखिए वो बात ऐसी थी कि कहने और करने में बहुत फर्क है। थोड़ी देर पहले आपने पूछा आपके सामने चुनौतियां क्या आई, तो गुरु अमरदास जी को गुरु अंगद देव जी ने कहा कि कहना बहुत आसान है कि मैंने आपको गुरु धारण करना है, लेकिन ये सिक्की ऐसी है, इसमें जो भी आपने सुनना है वो आपने करके दिखाना है। जो गुरु की आज्ञा होगी वो आपको शिरोधार्य करनी होगी, चाहे वो कोई भी आज्ञा हो।
इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं यही रहूंगा आपकी सेवा में, आप जो कहोगे मैं करूंगा, बस मुझे वाणी से जोड़ो। मुझे वाणी, वो कहते हैं वाणी में जो लिखा है वो आपको अपनाना भी पड़ेगा। वाणी सुन के इधर से सुन के इधर से निकालनी नहीं है, अपने दिल पर उसको छापते हुए उसको अपनाना भी पड़ेगा। तो गुरु नानक देव जी की वाणी का वो रोज पाठ करते थे, खुद भी लिखते थे गुरु अंगद देव जी। और जब वहां रहते रहते देखिए, ये 62 इयर्स मैंने बोला ना, 62 की अवस्था में गुरु अमरदास जी ने उनको गुरु बनाया। तीर्थ यात्राएं छोड़ दी, जात पात ये वो सब छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में। और वहां पर इन्होंने लगभग 11 वर्ष उनकी सेवा में बिताए, खडूर साहिब में। किस सेवा में? बर्तन धोने की सेवा में, कपड़े धोने की सेवा में, और सबसे बड़ी सेवा जो इन्होंने की, गुरु अंगद देव जी के लिए रोज ब्यास नदी से गागर जल भरकर लाना। अच्छा। सुबह उनके उठने से पहले, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, उनके उठने से पहले गागर लेके चले जाते थे और उनके नहाने के लिए जल लाकर भरते थे। इसके अलावा देखिए, लंगर के लिए लकड़ियां तोड़ना, लकड़ियां काटना, लंगर का जो भी है काम वो करना, मतलब कोई ऐसा काम नहीं था। और इसीलिए ये सेवा के पुंज भी कहलाए जाते हैं। गुरु अमरदास जी को हम आज सेवा के पुंज के नाम से भी जानते हैं। हाँ, मानवता के अलंबरदार, इन्होंने मानवता की रक्षा की। तो क्या हुआ, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ना ये पढ़ते पढ़ते ना वो मुझे ऐसे लगा कि जो मैं चाहती थी मुझे मिल गया, कि ये सब बातें आज हर किसी को अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में। आज बड़े बड़े आप देखते हो बच्चे जो भावी पीढ़ी के इधर से वहां तक नहीं जाते, तो सेवा तो देखो आप बड़ी दूर की बात समझ सकते हो। चलो, वो बात ये है कि 73 वर्ष की अवस्था तक गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास खडूर साहिब में सेवा करते थे। अब फिर एक बदलाव आया उनके जीवन में, कब आया? 73 वर्ष की अवस्था में, वृद्ध शरीर था और ये रोज पानी लेने जाते थे, सर्दी गर्मी, ऐसी सर्दियों के दिन थे और बरसात आ रही थी। रास्ते में पूरी जगह बरसात का पानी था, फिसलन थी। तो ये गागर भरकर ला रहे थे और ये वहां फिसले। फिसले कहाँ? जहाँ एक जुलाहे का घर था। तो अंदर से आवाज आती है, ये तो अमरु निथावा है। निथावा मतलब जिसकी कोई था ही नहीं है। ये अमरु निथावा है जो हर वक्त गुरु गुरु कहकर उनकी सेवा में इधर उधर भटकता रहता है। तो इन्होंने वो आवाज सुनी तो कहा कि मैं निथावा नहीं हूँ, मेरी था है। था मतलब मेरी जगह है, मैं गुरु अंगद देव जी के पास मेरी जगह है। ये बात गुरु अंगद देव जी तक भी पहुंची। जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि मैं अपना स्थान इनको दूंगा। देखिए, बड़ी बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं, तू तो निथाव्या दा थाम है, तू तो सबको स्थान देने वाला है, तू तो नियासरिया का आसरा है, नियोटिया की ओट है। तो उन्होंने उसी वक्त निर्णय लिया। और उनके दो बेटे थे, दातू जी और दासू जी। उनको मंजूर नहीं हुआ कि एक सेवक को आप गुरु गद्दी दे रहे हो और अपने से बड़ी उम्र है, वो कितनी देर निभा पाएंगे। दातू और दासू जी तो यंग थे, जवान थे, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी गुरु अंगद देव जी ने। उन्होंने अपने स्थान पर गुरु अमरदास जी को बिठाया, नारियल दिया, 5 पैसे दिए और उन्हें गुरु धारण। ये देखिए, एक सेवा के कारण और पूरे तन मन से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, वाणी को अपनाया, वाणी को सुना नहीं सिर्फ। आज हम देखते हैं, लोग सुनते हैं, कई बार दिखावा भी करते हैं, आई थिंक सो, कि हम पाठ कर रहे हैं वाणी। ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए। असलियत में अपनाओ तो वो वाणी। फिर उसके बाद वो वहां से 73 वर्ष की अवस्था में वो गुरु गद्दी पर बैठे। उसके बाद वो लगभग 21-22 वर्ष गुरु गद्दी पर ही विराज। हाँ, मतलब 92 वर्ष की आयु में लगभग 94 हाँ वर्ष की आयु में उन्होंने देहावसान किया। इसके पीछे भी बहुत अच्छा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि कैसे उन्होंने गुरु रामदास जी को अपना दामाद बनाया, क्योंकि वो भी उनके पास बचपन से ही रहते थे। और बड़ा अच्छा विश्लेषण पूरी किताबों में लिखा हुआ है कि गुरु रामदास जी के साथ अपनी बेटी की शादी करनी, कैसे वो मोड़ आया, कैसे माहौल बना, और कैसे इन्होंने जो बचपन से रामदास जी इनके साथ रह रहे थे, वो यतीम थे, तो इन्होंने ही एक तरह से उनका पालन पोषण देखा था। तो उनके साथ अपनी बेटी की शादी की। फिर उन्हें इस योग्य समझा कि वो ही अगले गुरु गद्दी के अधिकारी बनेंगे। तो 22 वर्ष तक गुरु गद्दी पर बैठने के बाद गुरु रामदास जी को गुरु गद्दी सौंपी। ये इनकी जीवन की है, जो मैंने आपको अभी सिर्फ थोड़ा सा ही बताया। आप कभी पढ़ो तो
इतनी लगन लगती है कि बहुत ही बढ़िया लगता है इनका जीवन पढ़ के। और हम सबको इनके जीवन से शिक्षा लेनी भी चाहिए। अब एक एक उत्कंठा थी श्री अमरदास जी को कि मेरा कोई गुरु हो, हाँ और उस उत्कंठा ने उन्हें एक गुरु हाँ तक पहुंचाया और उस गुरु ने उनको गुरु बनाया। गुरु बनाया। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, यहाँ पे त्याग भी है, तपस्या भी है, बिल्कुल। निश्चल भाव से किया गया कार्य भी है, हाँ जी। गुरु के चरणों में खुद को समर्पित कर देना और समर्पित हो जाना बहुत बहुत बड़ी बात है। आप एक शिक्षिका भी हैं और जाहिर सी बात है कि आपने जब पीएचडी इस गूढ़ विषय पर की है, गुरुओं पे की है, गुरुओं को पढ़ा है, गुरुओं को जिया है, तो आप देखती होंगी कि अभी जो यूथ है पंजाब का, इस यूथ तक पहुंचाने के लिए पूरे पंजाबियों ने अपना खून पसीना दिया, अपनी जान लगाई है, मेहनत किया है इस कौम ने। और अब जो नई कौम है, नई पौध है, नई फसल है, ये बहुत ज्यादा दिखावे में है, नशे में है। टीवी में, न्यूज में हम देखते हैं कि इंडिया का अगर कोई नशे का हब है तो दो स्टेट बहुत आगे हैं, एक पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश। और स्पेशली चिट्टा, शराब दारू तो चलो है ही है ऑलरेडी यहाँ पे, जबकि गुरुओं ने कई ऐसे वृतांत हुए हैं कि जहाँ पे तंबाकू के खिलाफ भी गुरुओं ने और गुरुओं के जो सेवादार थे उन्होंने अपने प्राण तक त्यागे हैं। तो कैसा महसूस होता है आपको जब आप देखती हैं कि यूथ इतना नशे की तरफ जा रहा है, और वो भी वो यूथ जिसके पास इतनी बड़ी लेगेसी है, 10 गुरुओं की लेगेसी है, वो त्याग की जमीन है, वो शौर्य की जमीन है, महाराजा रंजीत सिंह की भी जमीन है, वो जहाँ गुरु नानक देव जी हुए, वाहिगुरु जी, बाबा नानक। और आप ये देखें कि हम सब भी जब देखते हैं तो पंजाब की हालत, बहुत दुख होता है। आपको कैसा लगता है बीइंग अ शिक्षिका, क्योंकि आप टीचिंग में भी हैं, आप आसपास स्टूडेंट्स को देखती भी हैं, आपको कैसा लगता है? मैं इस मंच पर अगर कुछ ज्यादा कहूंगी तो मुझे लगता है वो शायद कुछ ऐसा ना हो जाए, बट इसके जिम्मेदार सर हम ही हैं। सबसे बड़ी बात, हम अध्यापक, हम माता पिता, हम अपनी, देखिए, पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को जन्म देना एक तरफ, उसको पालन पोषण करके एक सही दिशा देना वो सबसे जरूरी। हम शायद इस मामले में असफल रहे, जो माता पिता और जो अध्यापक है। अगर वो सही दिशा देते, सही दिशा दिखाते, तो भावी पीढ़ी कभी भी दूसरी तरफ, गलत तरफ नहीं जाती। कुछ कानूनी दाव पे जैसे आ जाते हैं, कुछ नीतियां ऐसी आ जाती हैं कि हाथ बंद जाते हैं, है ना, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब देखते हो आज भी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को मारना नहीं। बच्चा अगर कुछ तरीके से गलती करेगा तो उसे समझाना भी बड़ों का फर्ज है। अगर वो गलत जगह पर जा रहा है तो उसको पीछे मोड़ना भी हम बड़ों का फर्ज है, अध्यापकों का फर्ज है। शायद कहीं ना कहीं हम अपने फर्ज से चूक गए हैं, जिस वजह से भावी पीढ़ी। आज मेरे पास, मैं बीएड के बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो वो बीएड के बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो निस्संदेह उसमें से कई ऐसे होते हैं कि जो आगे से जवाब देते हैं या कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि इनको भी सही ढंग से सही आते किस तरह से, जाते किस तरह से, ये फर्क खुद दिखाई देता है जब हम बच्चों को सही बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें मूल्य भरने की कोशिश करते हैं, उन्हें सही, वो कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। तो मैंने देखा इस पीढ़ी में, जिसे हम जेनजी कहते हैं, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, फेमस होने के पीछे, तुरंत सक्सेस मिल जाए उसके पीछे भाग रही है। इसी में कई लोग ऐसे हैं कि जो मेहनत करते हैं और मेहनत से एक अपना अलग मुकाम बनाते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स और लोग, पर एक मेजॉरिटी है जो बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहती है। ये आप सही बोल रही है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी कर्तव्य है, ये माता पिता का, और सरकारों को भी ऐसे कानून बनाने चाहिए जहाँ पे कोई तो सजा हो बच्चों को, अगर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सुधारने के लिए कुछ पनिशमेंट। सर मैं तो यही कहूंगी कि आज मैंने जिस विषय के लिए यहाँ आई हूँ, गुरु अमरदास जी की बानी में माननीय सरकार, तो मुझे लगता है कि भारत के पास अकूट ज्ञान है, अथाह जो हमारी संपदा है, ज्ञान संपदा है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो एजुकेशन अब शुरू की गई है वो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। मतलब आपको ये लग रहा है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, हाँ, इससे देश का कुछ भला होगा और बच्चों का भला होगा? बिल्कुल, क्योंकि अब ये एक नया ही विषय के रूप में हमारे साथ, हमने ये विषय उड़ा दिया। मुझे नहीं मालूम था, मैंने भी इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा था। हाँ, ये मुझे मालूम था कि हाँ, जो इतने सिख गुरुज हुए, हाँ जी, हाँ जी, और आप कभी पढ़ के देखो सर। सबका कार्य नहीं, मेरा गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर मेरा
गुरु नानक देव जी के ऊपर मेरा रिसर्च पेपर है जिसपे उसका विषय ये था कि हाउ गुरु नानक देव जी एंड सिखिज्म ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ वुमेन। तो उन्होंने स्त्रियों के लिए, दलित, शोषित, वंचितों के लिए बहुत कार्य किया। जो समाज के लोग थे, जो हाशिए पे थे, वो कार्य क्या थे, वो मैंने उस रिसर्च पेपर में डिपिक्ट किया है। जब इन्होंने बोला कि एक ही कोख से राजा भी जन्मता है, एक ही कोख से रंग भी जन्मता है, तो वो औरत अशुद्ध कैसे हो सकती है, अपवित्र कैसे हो सकती है। तो आप ये देखिए कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात वो उस जमाने में कर रहे थे, लगभग 500-600 साल पहले। उन्होंने उसे पूरा एक मुहिम बना दिया और स्त्रियों की जो एक इज्जत है, हम माँ बहन की जो इज्जत, माँ बेटियों की जो इज्जत है, उसको बढ़ाने में और समाज में उनका सर ऊंचा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल उस टाइम अदा किया, क्योंकि कई जगह बहुत सारी विकृतियां और विसंगतियां थी समाज में। तो पर ये जो इनडेप्थ आपने जो रिसर्च किया है, क्योंकि मैं इसलिए यूथ और आपका रिसर्च और इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि श्रोता या दर्शक जहां तक ये पहुंचे वो भी ये जाने कि गलतियां कहाँ हो रही है। गलतियां मतलब हमसे ये कि हम अपने बच्चों को राजा बाबू बना के रखना चाहते हैं, पर हम उन्हें सुधारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, और उससे पहले हम उन्हें एसी और मेहनत से इतना दूर कर देते हैं, एसी देके, सुविधाएं देके, कि वो तपती धूप में बाहर जाके काम ही नहीं कर सकता। मैंने देखा है मैम सरदारों को तपती धूप में काम करते हुए, जो पुराने बूढ़े हैं, उन्होंने जो पंजाब खड़ा किया, आज जिसे हम रंगला पंजाब कहते हैं, वो उनकी मेहनत है। तपती धूप में वो लोग जो ट्रक, सर हम भी बचपन में कोई इतनी फैसिलिटीज थोड़ा ना थी, कुछ भी नहीं था, पैदल ही जहाँ जाना है जाओ, और हम भी अपना हार्डवर्क करते थे, कॉलेज तक भी पैदल जाते थे, और तपती धूप में पैदल आना। और हमारा भी जमाना ऐसा आपने देखा ही है कि हमने अपनी पूरी लाइफ में कितने चेंजेस देखे। फोन भी नहीं होते थे, अब फोन के बगैर देखो, फोन गोदी में, फोन के बगैर अब गुजारा नहीं है। फोन तब कहाँ होते थे, नहीं होते थे, आने जाने। एसी तो बहुत बाद में आया, टेलीफोन टेलीविजन तो बहुत बाद में आया है, जो हमने अपनी जिंदगी में चेंज देखे हैं। तो अगर हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो इन सब सुविधाओं के बगैर आज की जनरेशन भी तो पहुंच ही सकती है। मैं कई बार बच्चों को कहती हूँ कि बेटे अगर ये सब कुछ ना हो तो भी आप जिंदगी में कुछ कर ही सकते हो, कुछ आगे बढ़ ही सकते हो। अब ये बात करूँ तो मैंने इसमें सामाजिक सरोकार की बात की है, राजनीतिक सरोकार की बात की है, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक सरोकार की बात की है। उन्होंने उस जमाने में वो सब कुछ महसूस किया था, तभी लिखा ना। अब मुझे याद आया, राजनीतिक सरोकार में गुरु अमरदास जी ने लिखा है, जिसकी ही सरकार है तिसकी का सब कोई। जिसके पास सरकार है उसका सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, सभी उसी के ही है। फिर ऐसे ही उन्होंने लिखा है, तख्ते राजा से भये जो तख्ते लायक होए, कि तख्त पर बैठने का भी हक उसी को ही है जो उस लायक होता है, उस तख्त के लायक होता है। ऐसी अनेक बातें, तो हम नहीं उनके बारे में इतनी गहनता से चर्चा करते। मतलब हमने बच्चों को साइंस, मैथ्स और बाकी चीजों में डाल दिया, पर हमने जो नैतिक मूल्य जो देने चाहिए थे, जिससे वो अच्छे इंसान बनते, अच्छे नागरिक बनते, हम उससे दूर हो गए। आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है जो आप ये बातें बता रही हैं। सर आप कभी ना इनको थॉरली गुरु ग्रंथ साहिब के गुरुओं की वाणी को पढ़ोगे ना, एक एक लाइन ऐसे लगेगा आज भी वही कुछ ही है जो वहां तब था। उन्होंने भी ये बातें महसूस की थी, आने वाले समय में उन्हें भी लगता था कि इन बातों का गलत असर होगा, तो वो भी समाज को सुधारने के लिए ही प्रयास कर रहे थे। अब गुरु अमरदास जी की वाणी में जैसे आपने बोला कि सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया, कहते हैं कि सबसे पहले विरोधी यही थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने पर्दा प्रथा बंद की। इनके दरबार में एक बार एक राजा अपनी रानी को पर्दा बुर्का पहना के ले आया, तो इन्होंने कहा ये कमली है, बुर्के को गीता, और सच में कमली हो गई। इनकी वाणी इतनी वो हो गई थी, प्रभावित हो गई थी, प्रभावशाली हो गई थी। तो इन्होंने उसी वक्त कहा कि मेरे दरबार में कोई बुर्का पहनकर नहीं आएगा, सिर्फ ये जो दुपट्टा है ये इन्हीं की देन है। कि एक सिर ढककर एक दुपट्टा भी बहुत है। आज हम ये सलवार सूट दुपट्टा पहनते हैं पंजाब के, तो आपको पता ही है कि यही पहरावा है। तो ये गुरु अमरदास जी ने ही गुरुद्वारे में कहा कि आप दुपट्टा लेकर जाओ। पर आज आप देख रहे हो ना, आज हम रोक टोक नहीं करते, तो भावी पीढ़ी कहाँ दुपट्टे और कहाँ स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए एक ही सलवार। उन्होंने कहा कि पहरावा होना चाहिए, और सिर पे पगड़ी चाहिए, ढकना चाहिए। मतलब पांच कंग जो उन्होंने पांच बिल्कुल। वो सब बातें इसीलिए कि समाज में जो है वो सामाजिकता बनी रहे और सामाजिक मूल्य बने रहे, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बनी रहे। आज ये सारी बातें, शायद मैं वही कह रही हूँ ना कि पिछली पीढ़ी का भी इसमें योगदान है कि जो उन्होंने भावी पीढ़ी को ये सारे संस्कार देने बंद कर दिए थे।
हम अंग्रेजी शिक्षा की तरफ भाग गए, हमने विदेशी शिक्षा की तरफ, विदेश में आप देखते हो बच्चों को फ्रेंच बड़ी अच्छे से बोलनी आती है, बच्चों को विदेशी भाषाएं शौक है, हाँ, वो माँ बाप को भी शौक है एक कि हम शौक भी सिखाएं। पंजाब में वो जो आया हाँ कि बाहर जाना है, हाँ कनाडा जाना अब तो है, बंदस यूएसए है। जाना है, ऑस्ट्रेलिया हाँ जाना है, हाँ तो खूब भेजे। सीखा तो शायद सीखा उस वजह से भी शायद बच्चे थोड़ा दूर हुए अपने सिखी से, सिर्फ गुरु सिखी से। पंजाब की बात नहीं मैं कह सकती, भारत के सभी जगह पे ही है ये तो कि बच्चों को है ना बाहर भी भेजते हैं लोग, या जैसे कह लो कि उनको मतलब अगर विदेशी भाषाएं मतलब सिखाते बच्चों हैं। को अगर हम बड़ा सपना दिखा रहे हैं हाँ तो कहीं ना कहीं वो बच्चे मूल्य से दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है ही है सर, वहाँ मूल्य नहीं है। वहाँ बच्चे जब देखो अपने घर में हम अपने आंखों के सामने बच्चा को पालन पोषण करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, तो वो ऑब्वियसली संस्कारित ही रहते हैं ना सारी उम्र। तो अगर हम उन बच्चों को अपनी आंखों से ही दूर कर देते हैं तो फिर कैसे वो हाँ, उनको। क्योंकि आप देखिए आप हाँ पंजाब में रह रही हैं, और हाँ क्योंकि बिल्कुल पूरी दुनिया की नजर हमेशा पंजाब पे रहती है, हाँ बिल्कुल हिंदुस्तान की तो रहती रहती है। हम्म, और जो पंजाब है, पंजाब का समृद्ध होना देश के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो कभी अगर आप देखो तो जो आर्थिक राजधानी वहाँ पे लुधियाना, जहाँ से आप खुद हाँ भी आती है, बिल्कुल उसे बिल्कुल हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता था। हाँ बिल्कुल आपका स्पर्न यान इंडस्ट्री सबसे हाँ ज्यादा वहाँ पर बिल्कुल है, काम वहाँ पे बहुत है, बिल्कुल। हीरो साइकिल से लेकर हीरो तक, है ना। सर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपको बताया ना कि जब हम बचपन में मेरी मम्मी हमें गुरुद्वारे ही लेकर, आज माए गुरुद्वारे लेकर जाती हैं बच्चों को, पहले ये पूछो। फिर हमारा जो एक साधन होता ना खेल का, मनोरंजन का, वो क्या होता था, गुरुद्वारे में सफाई करनी। ये मेरी खुद की मैं प्रवृत्ति बता रही हूँ। गुरुद्वारे में शाम का समय हम इधर उधर ऐसे नहीं माएं व्यतीत करने देती थी, कहती थी अगर जाना है ना तो जाओ गुरुद्वारा धो के आओ, गुरुद्वारे की सफाई करके आओ। और जब तक वो गुरुद्वारे की बानी भी कानों में पड़ती थी, वो भी अच्छा वातावरण, सफाई की वो भी सेवा हुई, तो वो बातें आजकल कहाँ है। मैं तो यही कहूंगी, लुधियाना में आप देखोगे हर कोने पे, सड़क के हर कोने पे गुरुद्वारे, बहुत अच्छे से बढ़िया, और हर एक, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर से गुरुद्वारा दूर है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो माए बच्चों को गुरुद्वारों में जाने की आदत डाले, माए बच्चों को लेकर जाती है मैकडॉनल्ड्स, माए बच्चों को लेकर जाती है केएफसी, मॉल्स, पिज्जा। तो बच्चों को गुरुद्वारे लेकर जाओ, और हम जब सेवा करके वहाँ, तब ना वो दरियां होती थी, जो होती है दरियां जमीन पे जिसमें बिछाते थे, हाँ। वो बिछाते थे, पूरी वो दरियां नहीं होती थी लाल वाली, पंगत के लिए, हाँ वो सफाई करके, और फिर हम ऐसे बैठ जाते थे कि अब हमें हलवे का प्रसाद हाँ, मिलेगा। प्रसाद। वो कितनी सेहत के लिए भी अच्छा, दिमाग के लिए भी अच्छा, और सेवा भी हुई, और वाणी भी सुनी। मॉल में क्या होता है, ऊटपटांग गाने, ऊटपटांग म्यूजिक, गंदा खाना, पिज्जा बर्गर नूडल्स। तो फिर बच्चे भी तो देखो, हमारी पीढ़ी हमारे हाथ में। ये हम बातें वैसे अब दूसरी करने लग गए हैं, मुझे लगता है ये जो ये देखिए ये सारी बातें जुड़ी हाँ हैं। जुड़ी हैं। देखिए नैतिक, हाँ। जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, हम हाँ। मानवीय सरोकार की बात करते हैं, हाँ। पेरेंटिंग से बड़ा मानवीय सरोकार कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अगर आपके बच्चे, आपकी जनरेशन ही ठीक नहीं रहेगी, बिल्कुल। तो आप क्या किसके लिए कमा रहे हैं? बिल्कुल। भाई अगर ये जो संसाधन है, संसाधन के दोहन जो हो रहे हैं, अगर हम जो संसाधन बचाएंगे वो आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएंगे। हाँ जी। पर अगर आने वाली पीढ़ी उस लायक नहीं है, कहा भी गया पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। जब ये बात कही गई है तो जाहिर सी बात है कि वो इसीलिए कही गई थी कि अगर आपका पूत सपूत है, हाँ, आपको धन संचय की जरूरत नहीं है, सब बना लेगा। और अगर वो कपूत है, आप कुछ भी बना दो वो सब नष्ट कर देगा। तो वो मानवीय सरोकार की बात है। और ये जो यूथ है, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई ईंधन है देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, जो आगे आगे अपने राष्ट्र को आगे ले जाएगा। और अगर जिस देश का जो यूथ है वो, क्योंकि आपका जो ये कोर्स वर्क है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो ये इफेक्ट करता है और इम्पैक्ट डालता है वो यूथ पे डालता है। और ऐसे जो किताबें हैं, कोर्स वर्क है, ये बच्चों के हाथों में होनी चाहिए। और आपने जो ये एक लॉ जलाई है कि श्री अमरदास जी जो गुरु हुए, उनके बारे में बच्चों को जानना चाहिए। और जितने भी गुरु हैं, 10 गुरु हैं, और जितने भी जो हमारे प्रभु श्री राम हैं, उनके चरित्र से क्या सीखा जा सकता है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के, या भगवत गीता से श्री कृष्ण जी से, जो श्री कृष्ण जी और अर्जुन का उवाच है, संवाद है, जैसा कि आपकी मास्टर्स की एमफिल की जो थीसिस है उसमें। तो मेरा सार यही है कि इस पूरे पॉडकास्ट से हम वो चीजें निकालें जो हम दुनिया को दें। सर मूल्य रूपी धन को अपनाओ, मूल्य रूपी धन को फैलाओ और उसी को संचय करो। हम चाहेंगे कि जब आप ये रिसर्च कर रही थी, इसमें जो चुनौतियां आई हैं आप उस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तीसरे गुरुजी हैं। हाँ जी। तो तीसरे गुरुजी के बारे में जब आपको लिटरेचर इकट्ठा करना पड़ा होगा, तो उसमें अलग अलग चुनौतियां होंगी। उनके बारे में जो अलग अलग जगह से सामग्री, तो वो कितना मुश्किल था या आसान था?
वो मेरे को इतना मुश्किल इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे लुधियाना में 1-2 प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं, एक अनुराग जी हैं वहाँ पे, तो उनकी लाइब्रेरी में मुझे बहुत अच्छी-अच्छी पुस्तकें मिली गुरु अमरदास जी से रिलेटेड। ऐसे ही हमारा वहाँ एसटीटी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के सर भी मेरे गाइड थे, तो वहाँ राजकीय महाविद्यालय की लाइब्रेरी में भी काफ़ी है। तो मैं मेन आपको बताने ये जा रही थी कि मैं जब गुरु अमरदास जी पे कर रही थी ना काम, तो गुरु अमरदास जी को पढ़ते-पढ़ते ना मैं ये रिलेट कर रही थी कि उन्होंने भी बड़ी उम्र में सब कुछ अचीव पाने किया। की कोशिश की और अचीव किया, और जो उन्होंने पाना चाहा उन्होंने पाया, है ना? तो फिर मैं सोचती थी कि अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा उम्र में ये शुरू किया है काम, मैंने वो तो दे दी। मैंने वो करना ही है, बस चाहे जैसे भी हो मुझे ये ढूँढना है, ये इसको पढ़ना है, इसको अच्छे से लिखना है ना? तो कहते हैं ना कि जब मन में हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। तो मुझे सच्ची में मतलब कोई बता देता था कि फलानी लाइब्रेरी में है। हमारे घर के बिल्कुल पास पंजाबी भवन है। पंजाबी भवन की लाइब्रेरी में बड़े अच्छे-अच्छे मुझे थीसिस मिले, वो पंजाबी भाषा में थे। वो पंजाबी भाषा से फिर मैंने आपको हिंदी में अनुवाद। आपको पढ़ना आता था मेरे को तो दोनों ही बचपन भाषाएँ से आप आती वहीं हैं, रही हैं। बचपन से ही कहा तो है कि पंजाबी मेरी माँ बोली है और हिंदी भाषा में मैंने शुरू से शिक्षा ग्रहण की है, तो इसलिए मुझे हिंदी से मैं लगाव इस पे भी ज़्यादा हो आऊँगा, गया। मैं इस सवाल पे बाद में आऊँगा, क्योंकि ये हाँ, पंजाब में बहुत चलता है। मैंने देखा है कि हाँ, जो सियासतदान है वो इसे बड़ा यूज़ करते हैं। हाँ, पर ये बहुत सफाई से आपने जो ये बात बोली और ये हकीकत है हाँ, कि ये हकीकत ये है। हमारी माँ और मौसी का हिसाब है हाँ, बिल्कुल। कि आपकी माँ पंजाबी है और हाँ, हिंदी मौसी है। हाँ, कहीं पे हिंदी मौसी माँ है, है तो हिंदी माँ है तो पंजाबी मौसी। पंजाबी मौसी हाँ, है, उर्दू हाँ। मौसी है। पता है ये बचपन से ही ना एक रुचि पैदा हो जाती है। जब हम सारा कुछ हिंदी में पढ़ते थे ना, और उससे भी बड़ी बात जो हमारे प्रिंसिपल थे, हमारे स्कूल के, मुझे आज भी याद है 5वीं कक्षा तक वो एक-एक बच्चे का आके बैग चेक करना, यूनिफ़ॉर्म चेक करना, तूने टाई नहीं लगाई, तूने बैच नहीं लगाया, तेरी यूनिफ़ॉर्म गंदी क्यों है? मतलब एक-एक चीज़ पे प्रिंसिपल ध्यान देते थे हमारे। और कई बार तो घर से हाथ पकड़ के ले जाते थे, तो स्कूल नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? ऐसे केड़े मुँह हो गए? आज ऐसे अध्यापक हैं, आज ऐसे शिक्षक हैं जो एक-एक बच्चे का खुद ध्यान रखें। छोटा-सा स्कूल था हमारा 8वीं तक का, और आप सोचो कि 5वीं तक के बच्चों का वो सारा 8वीं तक ही कह लो, खुद कक्षा में आके खड़े हो जाते थे टीचर के पास, ऐसे नहीं पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो वो फिर टीचरें भी मानती थी और हम बच्चे भी देखते थे, और तभी शायद लगन आ गई मन में कि मुझे भी इस टीचर की तरह पढ़ाना है जैसे सर बता रहे हैं। तो हिंदी माध्यम स्कूल का ये मुझे बहुत फायदा हुआ कि मेरा हिंदी से लगाव बढ़ गया। बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पढ़ाया जाता था छोटे से स्कूल में, और 8वीं के बाद फिर स्कूल बदला क्योंकि वो स्कूल ही 8वीं तक था। तो फिर उसके बाद पंजाबी तो शुरू से पढ़ी है, पंजाबी तो आती है, मेरे मम्मी को आती है, सबको, तो वो तो कहते हैं ना कि खून में अपने आप ही आ जाती है जब आसपास सब पंजाबी में लिखा हो, पंजाबी में बोला। घर में तो पंजाबी में ही बात करते थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मेरी पंजाबी सुनोगे तो ਤੁਸੀਂ कहोगे आप हिंदी बोल कैसे लेते हो, ये बात है। तो वो दोनों भाषाओं पे समान अधिकार होना भी चाहिए। आज यही तो है नई शिक्षा नीति में, एक आपको आपकी प्रादेशिक भाषा आनी चाहिए, और एक आपको आपकी भारतीय भाषा आनी चाहिए, और फिर एक विदेशी भाषा आनी चाहिए। यही है ना नई शिक्षा नीति। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कई स्कूलों में विदेशी 2 भाषाएं रख रहे हैं बच्चे। पीछे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे बड़ा दुख लगा, फिर विदेशी 2 भाषाएं, कहते हैं अभी हमारे पास पुस्तकें नहीं, नए शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार, शिक्षा नीति के अनुसार। तो ये भी सारा देखना चाहिए ना नीतियों बनाने वालों को, कि पहले पुस्तकें हों, फिर उसके हिसाब से भाषाओं की वहां पे पढ़ाने वाले अध्यापक भी हों। आज पंजाब में जो हिंदी सीखने आते हैं वो ज्यादातर आते हैं बाहर के प्रदेशों से। सच्चाई बता रही हूँ, मेरे पास बीएड में जो अध्यापक शिक्षक आते हैं कई बार वो ज्यादातर, लेकिन जो पंजाब से निकल कर आते हैं ना, उन पे मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि ये है हमारी धरोहर जो हिंदी पढ़ाएंगे आगे जाके, बच्चों को हिंदी सिखाएंगे पंजाब के होते हुए भी, पंजाब में रहकर। बड़ा अच्छा लगता है उन बच्चों को। पिछले साल हमारे कॉलेज से 2 टॉपर निकले, दोनों ही हिंदी भाषा वाले। तो अगर हम मेहनत करें, तो उनको अच्छे से गाइडेंस दे, अच्छे से उनको पढ़ाने की मूल्यों की तरफ मोड़े, तो बच्चे क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। मेहनत तो हम लोगों को करनी पड़ेगी ना, अध्यापकों को करनी पड़ेगी, माता पिता को करनी पड़ेगी, ये बात। तो मैम बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए अंकुश होना और शिक्षकों का, माता पिता का एक हद तक अंकुश होना। आज़ादी जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उनको सही और गलत का पता होना भी है। गुरुओं को आपने इतने करीब से पढ़ा
पढ़ा, सीखा, देखा और जिया। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं हम उसमें डूब जाते हैं और उसके साथ एक अनंत काल की यात्रा में चले जाते हैं। और आपने पीएचडी की या थीसिस, जाहिर सी बात है वो खून पसीना सब कुछ मांगती है, एक थीसिस पूरी मेहनत मांगती है, तो आपने वो किया। तो ऐसी कौन से मूल्य हैं जो आप चाहेंगे कि आपके ये जो पुस्तक जो भी आने वाली है और आपकी जो थीसिस है श्री गुरु श्री अमरदास जी पर, जो आज का यूथ है, युवा है, जेनजी है, वो अपनाए? वैसे तो अगर हम कहें है ना, मानवीय मूल्य सभी जरूरी है। मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले मैंने लिए सामाजिक मूल्य। समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक मूल्य तो हम सब में अवश्य है, तभी समाज में हम इकट्ठे रह पाएंगे, प्रेम प्यार से रह पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आर्थिक मूल्य। वो भी बहुत जरूरी है। अगर जीवन यापन करना है तो देखिए अर्थव्यवस्था तो होगी ना, तो अर्थ को कमाना कैसे है, अर्थ को संचय कैसे करना है, वो भी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। रिश्वतखोरी, जमाखोरी ये सब नहीं होना चाहिए। नेक कमाई होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद राजनीतिक, बताइए ये मैंने आपको कि राजनीति में तब भी ऐसी कुछ उथल पुथल रही होगी। जो गुरु अमरदास जी ने जो वाणी लिखी ना, वो मुझे आज भी रिलेट करती हुई दिखती है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक मूल्य वही होने चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो राजनीति में अपनाए जा सके। ठीक है, राजनीतिज्ञों के लिए भी सही हो। इसके बाद मैंने लिखा नैतिक मूल्य, वो सर्वोपरि है। नैतिक मूल्य के बगैर मुझे लगता है शायद इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। हाँ, वो जानवर है, वो पशु। जानवर है, वो पशु है। आप में सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, सदाचार नहीं है, निष्ठा नहीं। न्यायप्रियता नहीं है, निष्ठा नहीं है। बहुत मूल्य मैंने इसमें 40-50 लिखे हैं नैतिक मूल्य। वो सब तो अगर हम नहीं भी अपना सकते तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कि हमेशा सत्य बोले, प्रिय बोले, निष्ठावान हो, एकाग्र हो। ये सब मूल्य जो है। और फिर मैंने इसमें नैतिक के साथ लिए थे, लास्ट में मैंने लिए आध्यात्मिक मूल्य। आपके प्रश्न का जवाब है कि आज अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा किन मूल्यों की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक मूल्य। हम आध्यात्मिकता को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते। चाहे कोई सिख है, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, आध्यात्मिकता इन सबसे अलग है। वो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मनुष्य होना कैसा चाहिए, मनुष्य में क्या क्या ऐसे मूल्य होने चाहिए, आध्यात्मिकता के पैरोकार कहे गए हैं गुरु अमरदास जी। इन्होंने कहा कोई जात पात नहीं। उन्होंने ये लिखा, चारे वरण आखे सब कोई। चार वर्ण है, ब्रह्म बिंदते सब उत्पत्ति हुई, लेकिन उनकी एक ही ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई है। हम सब में वो एक ही भगवान है, तो फिर हम किसी को किसी अन्य धर्म का कैसे मान सकते हैं। ये बातें अगर हम आज की यूथ को सिखाएं, आज के बच्चों को, अब खुद भी सीखें, मुझे लगता है शायद आज की जो हमारी पीढ़ी है, जो आज हम समाज में विचरण कर रहे हैं, उन्हें भी आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। मतलब कल, आज और कल की जो मित्रों, जो समस्त पीढ़ियां हैं, उनका अपने मूल्यों से जुड़े रहना, अपने अध्यात्म से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये समाज समाज बना रहे, मानवता का जंगल ना बने, तो आपको जुड़ना पड़ेगा अपने संस्कारों से। आप, एंड दे से बैक टू द बेसिक्स, बैक टू द रूट, तो यू हैव टू गो बैक टू योर रूट। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर पूनम बालाजी लुधियाना से हमारे साथ आज हमारे साहित्य 24 के दिल्ली स्टूडियो में जुड़ी थी। मैम, आपको आपके भविष्य के आने वाले सभी कार्यों के लिए शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप अपने कार्यों से इस समाज को, इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।